इजराइल हमास युद्ध के 17वें दिन की क्या अपडेट है, ये आपको बताएंगे। हमास आईडीएफ के बीच जमीनी भिड़ंत शुरू हो चुकी है। गाजा पट्टी के भीतर जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सीएनएन के हवाले से एक खबर है, गाजा युद्ध से 4,651 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और मृतकों में 1,873 बच्चे शामिल हैं, जबकि 1,001 महिलाएं हैं। गाजा नसीर अस्पताल के पास कैफे पर एयर स्ट्राइक हुई। कैफे पर हमले में करीब 12 लोगों की जान गई है। तो युद्ध नियमों का पालन करें, बाइडेन नेतन्याहू ने ये चेतावनी भी दी है इजराइल को कि युद्ध नियमों का पालन किया जाए। नेतन्याहू ने कई राष्ट्राध्यक्षों से भी बातचीत की है। बाइडेन ने भी कई राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की। फ्रांस के राष्ट्रपति, डच पीएम इजराइल आएंगे। गाजा में मानवीय मदद की दूसरी खेप भी आपको पहुंच चुकी है, ये भी बता दें। मानवीय मदद की दूसरी खेप में 17 ट्रक हैं जो कि सीमा को पार कर कर अब अंदर दाखिल हुए हैं। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। उमा, जब आप 17 जो ट्रक की दूसरी खेप है वो अंदर आ चुकी है सीमा के, जिसको काफ़ी वक्त से रोक कर रखा गया था, तो एक बड़ी राहत इसको कहा जा सकता है? ये देखिए, जो पहली खेप आई थी 20 ट्रक के बाद, ये दूसरी 17 ट्रकों की जो खेप है वो गाजा पहुंची है। मानवीय मदद जो है वो गाजा पहुंचनी शुरू हुई है, ये तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो यूएन है उसका कहना है कि ये जो जितनी मदद पहुंच रही है वो काफी नहीं है। और यूएन पहले ही कह चुका है कि कम से कम 100 ट्रक लोड जो है रोज चाहिए। जिस तरह की जरूरत गाजा में है और जिस तरह से लाखों लोग वहां पर जो बिना खाना पानी के रह रहे हैं, तो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए कम से कम 100 ट्रक लोड जो है वो रोज चाहिए। लेकिन जो अलाउ किया जा रहा है अभी इजिप्ट बॉर्डर की तरफ से, वो लिमिटेड ट्रकों को अलाउ किया जा रहा है। और उसके पीछे भी एक शर्त इजराइल की तरफ से रखी गई है कि जो राहत सामग्री गाजा जाएगी वो हमास के हाथों में नहीं पड़े, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो सप्लाई को जो है रोक देगा। और इजराइल ने ये भी साफ किया हुआ है कि जो उसकी जमीन से यानी उससे लगने वाली सीमा की तरफ से कुछ भी राहत सामग्री जो है वो गाजा पट्टी नहीं जाएगी। तो वहां पे लोगों की जरूरत ज्यादा है और जिस हिसाब से मदद पहुंची वो काफी कम है। लेकिन दुनिया के कई देश, खासतौर पे अमेरिका भी, और जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इस कोशिश में लगी हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो खेप है राहत की वो गाजा पहुंचे। इस बीच ये भी खबर है कि पहला जो फ्यूल का टैंकर है जो ईंधन को लेकर गाजा पहुंचा है, और खासतौर पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है गाजा में, क्योंकि बहुत से अस्पताल जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं या उनका जो फ्यूल है वो खत्म होने की कगार पर है। कल भी हमने बात की थी कि सिपा हॉस्पिटल से किस तरीके से एक वीडियो आया, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में उनकी जान को खतरा है, क्योंकि फ्यूल जो है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद पावर मिलना बंद हो जाएगा और जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे। तो फ्यूल की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको लेकर पहला जो ट्रक है वो पहुंचा है, लेकिन और ज्यादा फ्यूल की गाजा को जरूरत है। जी उमा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 100 ट्रकों की मदद डेली चाहिए, लेकिन उतनी पहुंच नहीं रही है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई हैं, खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, और फ्यूल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे में लगता है कि हालात में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि सीमा तक तो मदद पहुंची हुई है, वहां से अंदर रिलीज करने में ही वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इजिप्ट बॉर्डर तक तो काफी मात्रा में जो मदद है वो पहुंच रही है। भारत ने भी कल जो है वो एक खेप विमान का भेजा वहां पर, जिसमें 6.5 टन जो है वो मेडिकल जो सामग्री है वो है। इसके अलावा बहुत सारी जो आम जरूरत की चीजें हैं वो उसमें भेजी गई है। लेकिन असल जो बात है वो यही कि वहां से वो गाजा में जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचे, और इस कोशिश में जो दुनिया के देश हैं वो लगे हुए हैं। अहम बात यह है कि जानकारी ये भी आई है सीएनएन के हवाले से कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो लिमिटेड रूप में वहां पे शुरू हुआ है। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक ये कि जो 2 बुलडोजर और एक टैंक जो है वो शायद गाजा में घुसने की कोशिश कर रहा था, और जो हमास की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने इस हमले को जो है वो उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया है। हालांकि अभी जो फुल फ्लेज जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो शुरू नहीं हुआ है, उसमें वक्त लग रहा है। और इसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका जो है उसने इजराइल पर ये दबाव बना के रखा हुआ है कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने में डिले करे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसके पीछे जो 2 वजह है। एक तो ये कि जो बंधक हैं 200 से ज्यादा की तादाद में, उनको छुड़ाने के लिए ज्यादा वक्त मिल पाए,
क्योंकि एक बार ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया तो उन बंधकों की जान को भी खतरा बढ़ जाएगा। और दूसरा ये है कि मानवीय मदद जो पहुंचनी शुरू हुई है वो जरूरतमंदों तक पहुंचे, और अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो फिर वो मानवीय मदद पहुंचने में और ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन इस बीच ये भी सच है कि जो कल की जो रात है उसको सबसे ब्लडी नाइट बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में एयर स्ट्राइक जो है वो इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किया गया है और कई लोग इसमें मारे गए हैं। अब तक जानकारी आ रही है कि तकरीबन 4600 से ज्यादा लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है, जिसमें 1800 से ज्यादा बच्चे हैं और 1100 के आसपास महिलाएं हैं। तो इस तरह की सिचुएशन वहां बनी हुई है, उसमें एक चुनौती है राहत सामग्री गाजा के लोगों तक पहुंचाने की। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। वहीं से बीच थोड़ी सी राहत जरूर कही जाएगी, लेकिन अभी भी राहत सामग्री का जो ट्रक है वो सीमा के अंदर दाखिल होना शुरू हुए हैं। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, करीब 100 ट्रकों की मदद डेली पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो राहत सामग्री पहुंच रही है वो काफी कम लोगों को मिल रही है। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। एक फ्यूल टैंक भी रिलीज किया गया है, जिससे थोड़ी सी राहत कही जा सकती है। तो फिलिस्तीन के समर्थन में समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है। इसको लेकर प्रदर्शन भी काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह लेबनान को जंग में खींच रहा है। उन्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो वो खो सकते हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने यह कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला किया तो वो भी जंग में शामिल हो जाएंगे। कासिम ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा पर कार्रवाई तेज हुई तो उसे कीमत चुकानी होगी। इजराइल की चेतावनी तब हकीकत में बदल गई जब हमास ने रविवार को दावा किया कि इजरायली हवाई हमले में 55 गाजावासी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक 7 अक्टूबर की सुबह शुरू हुई जंग में इजरायली हमले से गाजा के करीब 40% घर तबाह हो गए हैं। तबाही का मंजर यह है कि इनमें से ज्यादातर मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में 30 मस्जिदें नष्ट हो गई। इन बम धमाकों ने गाजा में स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं बख्शा है। वहीं हमास के हमले में कम से कम 1400 इजरायली मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन के अधिकारियों की माने तो इजरायली हमले में गाजा में 4500 लोग मारे गए हैं। इजराइल बार बार गाजा वासियों को चेतावनी दे रहा है कि वे दक्षिण की ओर चले जाएं, लेकिन यह भी रिपोर्ट है कि उस इलाके में भी हवाई हमले में दर्जनों लोग मारे गए हैं। इजरायली हमले और चारों ओर नाकाबंदी की वजह से गाजा में मानवीय संकट खड़ा हो गया है। लोगों के पास न खाने का सामान बचा और न ही पीने का पानी, ईंधन भी खत्म हो गया है। उम्मीद की किरण तब नजर आई जब शनिवार को बड़ी मुश्किल से इजिप्ट की तरफ से 20 ट्रक राहत सामग्री गाजा पहुंची। घरों में कतार लगी हुई है। लोग लाइन लगाकर बाथरूम में जाने का इंतजार कर रहे हैं। जिसको नहाने का मौका मिलता है उसे दोबारा नहाने के लिए 2-3 दिन इंतजार करना होता है। छोटे बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो खेलते हैं, फिर उन्हें नहाने की जरूरत होती है। हालात बिगड़ते देख संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 एजेंसियों ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। इनके मुताबिक हमले में बच्चों और महिलाओं की ज्यादा मौत हो रही है। कुछ एक रिपोर्ट की माने तो गाजा में बमबारी की वजह से हर 15 मिनट में एक बच्चे की मौत हो जाती है। ये काफी चिंताजनक है। गाजा की आबादी का आधा हिस्सा बच्चों का है। अस्पताल में भी ईंधन की कमी है। 16 लाख लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। ऐसे हालात में गाजा वासियों को फिर से इजराइल की ओर से चेतावनी मिली है कि वे गाजा पट्टी छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाएं। युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चले हैं। हर गुजरते दिन के साथ गाजा वासियों को उम्मीदें कम हो रही हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में पहुंचने की आशंका के बीच कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल रात से ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 2 को लागू करने का फैसला किया। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 1 के साथ साथ ग्रेड 2 की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 23 और 24 अक्टूबर की बहुत खराब कैटेगरी तक पहुंच सकती है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम, आनंद विहार और इंडिया गेट। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गिर रहा है। वायु की हवा गुणवत्ता है उस पर असर पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसमान में धुंध सी छाई है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या में काफ़ी कमी आई है क्योंकि सुबह के वक्त लोगों ने मॉर्निंग वॉक कम करनी बंद कर दी है क्योंकि लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि ऐसे मौसम में कम से कम घरों से बाहर निकलें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं भी बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर फर्क डालता है। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर। कर्तव्य पथ से इंडिया गेट धुंधला दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रैब के दूसरे चरण के तहत नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली घूमने आए सैलानी भी हवा में बदलाव को महसूस कर रहे हैं। सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में पार्किंग का किराया बढ़ाने का आदेश दिया गया है। मकसद है कि लोग सरकारी परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल करें और प्रदूषण को नियंत्रण में लाया जा सके। अगर प्रदूषण इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टरों और विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। सब दर्शकों से हिदायत ये है कि जो मॉर्निंग वाला वॉक वाला टाइम है, जो अर्ली मॉर्निंग वाला, वो चेंज कर दें क्योंकि मॉर्निंग के टाइम जो फॉग है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और जो डस्ट पार्टिकल हैं और जो स्मॉग है या वो उससे मिल के वो नुकसान पहुँचाते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उनको इस टाइम पे वो प्रेसिपिटेट होके एक एक्यूट एक्जर्बेशन हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए जो अपनी दवाइयाँ हैं वो नियमित तौर पे लें। डाइट में एक तो हम इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा, जो ताज़े फल हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वो ज़रूर खाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस समय पे बाहर निकलना है। एक तो सुबह जब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो नहीं निकलना चाहिए। सबको पता है कि दिन के समय जो है वो वैसे जो सारे प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं और शाम के समय वो उल्टा रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। तो सुबह निकलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बहुत अर्ली जो 5 to 7:30 वाला टाइम है वो अवॉइड करना चाहिए। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्पिनच है, जैसे टर्मरिक है, और जैसे अदरक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाती हैं, ये होनी चाहिए। दिल्ली में आप सारा साल ही प्रदूषण डेंजरस सीरियस लेवल्स पे है, जो हमारे एक एफर्ट में और उसमें आना चाहिए क्योंकि हम अगर ग्रैब के लिए ही काम करेंगे, अगर जैसे हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक ग्रैब के लिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा है कि वो स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो पॉलिसी है, जो चेंजेस चाहिए हमारे को सारे साल के लिए, वो सारा काम सारे साल होना चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की कई वजह हैं। आम आदमी इस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, लेकिन अपनी आदतें बदलने और थोड़ी सावधानी बरतने से शरीर पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। धुंध आपको यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही होगी। ऐसे में ग्रैब का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसके तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव लगातार करने के लिए कहा गया है। वहीं जो निर्माणाधीन काम है, वहाँ पर जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स है जिनका काम चल रहा है, वहाँ पर जो स्मोक टावर्स हैं उनको लगाने का जो काम है वो फिलहाल शुरू कर दिया गया है। शुभांग सिंह ठाकुर, दिल्ली, एनडीटीवी। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी लगातार हमलावर है। महुआ का मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास है। उनकी परेशानी का सबब ये भी है कि अपनी पार्टी से भी उन्हें अब समर्थन नहीं मिल रहा है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खुद अपनी पार्टी ने उनसे दूरी बनाते हुए उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। रिगार्डिंग पर्टिकुलर दिस इशू, हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। जो इससे संबंधित है वही बयान देगा। नो कमेंट्स ऑन द पर्टिकुलर इशू। बात सिर्फ ये नहीं है कि टीएमसी ने महुआ को अकेला छोड़ दिया है। नादिया के सांसद खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत सामने आ रहे हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने रविवार को कहा कि टीएमसी ने महुआ मोइत्रा से आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उनके खिलाफ संसद की आचार समिति की जांच पूरी होने के बाद पार्टी उचित निर्णय लेगी। तृणमूल एक ऐसा पार्टी है जो हर विषय पे बहुत जल्दी बयान दे देते हैं। वो देरी नहीं करते हैं। पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर रहता है हर इशू पे। लेकिन इस इशू पे पार्टी ने ये बताया है कि अभी पार्टी इस पर खुल के कुछ नहीं बोलेगा। बहुत लोग इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस बोल रहे हैं। कुछ सूत्रों बता रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को बैक किया जा रहा है। लेकिन जो अभी का माहौल है उसमें ऐसा लगता है, खास करके कुणाल घोष के बयान के बाद, कि शायद पार्टी इस मामले में कुछ हद तक महुआ मोइत्रा से दूरी बना के रख रहे हैं। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा और तृणमूल कांग्रेस पर हमले बढ़ा दिए हैं। पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि टीएमसी ने स्वीकार कर लिया है कि महुआ मोइत्रा ने गलती की है, और अगर ऐसा हुआ है तो उसने गंभीर आरोपों में उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया है। सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन के दल भी महुआ के मामले में फिलहाल बयान देने से बच रहे हैं। दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट में स्पष्ट है कि महुआ ने अडानी समूह के खिलाफ सवाल पोस्ट करने के लिए अपने एमपी लॉगिन और पासवर्ड उनसे साझा किए। हीरानंदानी के मुताबिक बदले में महुआ को महंगे उपहार दिए गए। उनकी यात्रा और छुट्टियों का भी भुगतान किया गया। आरजेडी और शिवसेना के शुरुआती सांकेतिक समर्थन के बाद महुआ अब अलग थलग पड़ गई हैं। विपक्षी दलों को लग रहा है कि उनके खिलाफ सबूत गंभीर हो सकते हैं। बात जहां तक तृणमूल कांग्रेस की जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के भीतर, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, इन पार्टियों के जहां तक इन पार्टियों के स्टैंड का सवाल है, ये पार्टियां, सभी पार्टियां अब तक कुछ भी कहने से सीधे तौर पर बचती रही हैं। कांग्रेस के लिए तो मुश्किल ये है कि थोड़ी कशमकश की हालत लग रही है, क्योंकि पार्टी ने अब तक औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस लगातार, खासकर राहुल गांधी जो उनके नेता हैं, वो इस मामले पर हमलावर रही है। महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मामले में लोकपाल से जांच की मांग कर रहे हैं। उनकी ये भी मांग है कि टीएमसी सांसद खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। महुआ मोइत्रा सभी आरोपों से इंकार कर रही हैं। उनकी मांग है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को सांसदों के सभी डेटा सार्वजनिक करने चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि वो उस जगह मौजूद थे जहां उनके पीए और रिसर्चर ने आईडी का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने महुआ मोइत्रा घूसकांड को लेकर टीएमसी पर सवाल उठाए हैं। पहली बात ये है कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में जो टारगेट करके पीएम को इतनी भला बुरा बोला, उसका समय टीएमसी ने अलॉट किया था। पार्टी अलर्ट करती है कि उसका कौन सा एमपी क्या बोलेगा, तो अब टीएमसी अपने आप से पल्ला झाड़ना चाहती है। पूरा किस्सा बाहर आ चुका है, कैसे पैसा देकर उनसे करवाया गया। अदानी और नरेंद्र मोदी एक ही स्टेट से आते हैं, इसलिए अदानी के खिलाफ क्वेश्चन उठा के और उल्टा पुल्टा बोल के लोकसभा के अंदर मोदी जी का जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। लेकिन मोदी जी के छवि को लेकर देशवासी आश्वस्त है। और अब बात करते हैं राजस्थान की दूसरी लिस्ट की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट अपनी कल शाम को जारी कर दी। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने 15 मंत्रियों को दोबारा से टिकट दिया। साथ ही 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्य सचिव रहे निरंजन आर्य को भी टिकट दिया।
बीकानेर पश्चिम से बीडी कला को टिकट मिला है, जबकि झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह आला को उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी की तरफ से। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट मिला है। शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम दूसरी लिस्ट में भी नहीं है। सुबह उसने फोन खोल के कहीं उधर कॉल किया। चुनावों पर जीत की आखिरी मोहर वोटर के हाथों में होती है। जनता ये तय करती है कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां और उसके कार्यकर्ता इस कोशिश में रहते हैं कि उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिले जो पार्टी को जीत दिलवा सकें। लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अगर कार्यकर्ता और नेता नाराज हो जाएं तो पार्टी के लिए कई परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। ऐसा क्या हुआ टिकट वितरण में, इसी की पड़ताल करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर की। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस में टिकट वितरण लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी ने 228 तो कांग्रेस ने 229 उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन टिकट वितरण के बाद ही दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता नाखुश हैं और विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। जबलपुर उत्तर सीट से अभिलाष पांडे को टिकट मिलने पर पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने हंगामा किया, तो वहीं नाराज पार्टी कार्यकर्ता ने यादव के गनमैन से भी जूमा झटकी करने की कोशिश की। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से नहीं बच पाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूका। बुरहानपुर, शुजालपुर, सिवनी मालवा, सिमरिया और जावरा जैसी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्याप्त टिकट न मिलने का आरोप लगाकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तर मध्य का कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ता है, पूरे जबलपुर में बहनों का सुपड़ा साफ कर दिया। झूठ छलावा, 33% आरक्षण का 2 सीट देते थे वो भी गायब। हम लोग अभिलाष से बिल्कुल भी बाइज्ड नहीं है। वो पश्चिम का कार्यकर्ता है, उसे पश्चिम में रहने देते। उत्तर और आया मंडला से, मंडला भेजिए, लेकिन हम लोगों को कोई उससे वो नहीं है। मध्य प्रदेश में कई सीटों पर टिकट को लेकर असंतोष के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अभिलाष पांडे का विरोध, ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल को टिकट न मिलने पर विरोध, मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिए जाने का विरोध, बीजेपी की पूर्व मंत्री रंजना बघेल भी टिकट न मिलने से नाराज हैं। नर्मदापुरम से मौजूदा बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, कांग्रेस में आए पूर्व मंत्री दीपक जोशी को काले झंडे दिखाए गए। शुजालपुर के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के बंगले के बाहर नारे लगाए और पुतला दहन किया। नरेंद्र सिंह तोमर के बाल सका जय सिंह ने भी मोर्चा खोल रखा है। भारी विरोध के चलते बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें आ चुकी हैं। कमलनाथ सुरजेवाला खुफिया मीटिंग कर डैमेज कंट्रोल करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। विरोध दोनों तरफ से है, लेकिन दोनों ही दल एक दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है, कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। वही सर्वे करा रहे हैं, वही टिकट बांट रहे हैं। टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो। दिग्विजय जी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। दशहरे के पहले पुतले जल रहे हैं। तो ये कांग्रेस तो प्राइवेट लिमिटेड बना ली। ये एक परिवार है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, और परिवार के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर किया। मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के हित में जिन लोगों ने अपने नाराजगी जताया है, ये अपनी स्वार्थ भूल के लग जाएंगे कांग्रेस के साथ, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हर कार्यकर्ता मिलकर बनाएगा। हालांकि पहली लिस्ट के बाद हुए जबरदस्त विरोध के चलते कांग्रेस को कई टिकट बदलने पड़े हैं।
दतिया से अवधेश नायक का टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को दिया गया है। पिछोर सीट से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को मैदान में उतारा गया। एनपी प्रजापति के दल बदलने के कयासों के बीच उन्हें गोटे गांव से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश में ये पहली बार का नहीं है जब टिकट वितरण के बाद काफी ज्यादा विरोध हो रहा हो। एक समय में ऐसी भी स्थिति थी जब पार्टी कार्यालयों के नाराज कार्यकर्ता गेट तोड़ देते थे, लेकिन ये नाराज कार्यकर्ता कहीं न कहीं पार्टी की परेशानी आगामी विधानसभा चुनावों में बन सकते हैं। बीजेपी कार्यालय में जिस तरीके से विरोध लगातार जारी है, कांग्रेस में भी लगभग यही स्थिति है। फिलहाल ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल होती हैं या नहीं। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी की ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। गुवाहाटी के उग्रतारा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान विशेष प्रार्थना की जाती है। हजारों भक्त यहां मंदिर में पहुंचते हैं। ये परंपरा 970 साल पुरानी है। देखिए रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। नवरात्र के 9 दिनों की महासप्तमी से महानवमी के बीच हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ब्रह्मपुत्र के तट पर उजान बाजार इलाके में स्थित उग्रतारा मंदिर में लोग विशेष दुर्गा पूजा प्रसाद के लिए आते हैं। उग्रतारा का ये मंदिर 1725 ईस्वी में अहोम राजा शिव सिंह ने बनवाया था, लेकिन देवालय ट्रस्ट के मुताबिक इस मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव के रिकॉर्ड 1044 ईस्वी से मौजूद हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसा दुर्गा पूजा उत्सव है जो 9 शताब्दियों पुराना है। Ugrotara is one of the most powerful Shaktipeeth. There are 3 रूप्स of माँ। उग्रतारा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ देवी के 3 रूप हैं और उन सभी की पूजा की जाती है। Itself one of the powerful deity throughout the world. पूरे असम से भक्त खास मौके पर यहाँ पहुँचते हैं और राज्य की सबसे पुरानी पूजा परंपरा में से एक का हिस्सा बनते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर उग्रतारा मंदिर में कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वो बाहर का जो पूजा है ये हमारा यहाँ में शक्तिपीठ है, वो है इसलिए बाहर में 7 दिन होता है और हमारे यहाँ में 3 दिन होता है, सप्तमी से नवमी तक। हमारा यहाँ में पीठ है, इसलिए हमारा आवाहन भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है। माना जाता है कि उग्रतारा देवालय में सती का नाभि भाग है, जो दक्ष यज्ञ में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति शिव के कंधे से यहाँ गिरा था। गुवाहाटी के लोगों की बात की जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान उनका यहाँ पहुँचना परंपरा का हिस्सा है। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती और नकुल सभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया।